नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएनबी में आज जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण वो कहा जा सकता है कि कनाडा की किरकिरी हुई है, और किरकिरी इसलिए हुई है कि कनाडा ने एक पत्र भारत भेजा था जिसमें कहा था कि 2023 में 18 जुलाई 2023 में हरदीप सिंह निज्जर, आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी उसमें भारत के कुछ राजनयिकों का हाथ था, और उसको लेकर एक लेटर, एक पत्र भारत भेजा। भारत सरकार ने तुरंत करारा प्रहार किया, पलटवार किया, और भारत में यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद जो कनाडा के मुख्य राजनयिक थे, जो चीफ डिप्लोमेट थे, और उनके साथ जो 6 और राजनयिक थे, उनको 19 अक्टूबर की रात 11:59 तक का समय तय कर दिया। यानी कि अल्टीमेटम के साथ साथ टाइमलाइन भी दे दी है उन कनाडा के राजनयिकों को, डिप्लोमेट्स को, कि आप 19 अक्टूबर की 11:59 तक भारत छोड़ दे, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि भारत ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आतंकवादी का समर्थन करते हो, जो आतंक का समर्थन करते हो। हम सभी जानते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हम जब भी बात करते हैं वो भारत की एकता को लेकर, भारत की संप्रभुता को लेकर, भारत की अखंडता को लेकर, और भारत में अलगाववाद को लेकर, खालिस्तान की मांग को लेकर हमेशा से ही उसकी तरफ से बयानबाजी आती रही, उसकी तरफ से विवादित बयान आते रहे, और इसीलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। लेकिन 2023 में उसकी हत्या हो जाती, उसकी मौत हो जाती, और तभी से भारत और कनाडा के बीच के रिश्तों को लेकर भारत हमेशा कहता रहा है कि आप वो सबूत दीजिए कि अगर आपको लगता है कि भारत के राजनयिकों का हाथ है, या फिर यहां के एजेंट का हाथ है, यहां की एजेंसियों का हाथ है, तो आप सबूत दीजिए। लेकिन कनाडा आज तक 2023 से लेकर ये 2024 चल रहा है, एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया है। सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, वो भारत के खिलाफ ऐसी ही गलत बयानबाजी करते रहे। उन्होंने ये भी कहा, वहां कनाडा की तरफ से आया था कि लाओस जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो और जस्टिन ट्रूडो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में मुलाकात हुई। मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भी बात हुई, जबकि भारतीय दूतावास ने, खासतौर से विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच कोई संवाद, किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। ये सब बेबुनियाद और झूठे आरोप है, झूठी बातें हैं जो जस्टिन ट्रूडो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह रहे हैं। लेकिन जब हम कनाडा की बात करें और खासतौर से हरदीप सिंह निज्जर की बात करें, उस अलगाव आतंकवादी की बात करें, तो एक बार टाइमलाइन भी देख लेते कि आखिर उस घटना की शुरुआत कहां से हुई, और तब से लेकर अब तक जो विवाद चल रहा है, भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में जो दूरियां आती जा रही है, जो खटास बढ़ती जा रही है, जो टकराहट बढ़ती जा रही है, उसकी एक टाइमलाइन। 18 सितंबर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। कनाडा ने एक डिप्लोमेट निकाला, भारत का एक डिप्लोमेट वहां से भेज दिया। 19 सितंबर के आप देखिए, भारत ने एक डिप्लोमेट को यहां से निकाला, यानी कि तुरंत भारत ने पलटवार किया। जब 18 सितंबर को आरोप लगाया, जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया कि जो आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर, उसमें यहां के राजनयिकों का, यहां के एजेंसियों का, या यहां के एजेंट्स का हाथ है। 20 सितंबर को भारत ने एक एडवाइजरी जारी की वहां पर कनाडा में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर, और सतर्क रहने को कहा, क्योंकि कनाडा में 18 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। दुनिया का कनाडा ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। 21 सितंबर को भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं बंद की। ये आप समझ सकते हैं कि टाइमलाइन है कि 18 सितंबर से कहानी शुरुआत होती है, 18 सितंबर 2023 से लेकर ये लगातार 21 सितंबर को वीजा जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी जाती हैं। 23 सितंबर को ट्रूडो बोले, यानी कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत से सबूत शेयर किए गए हैं, जबकि ये कोरी कहावत, बेबुनियाद बात थी। आज तक एक भी सबूत नहीं शेयर किया गया है। 13 अक्टूबर को कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी, उसी चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे जो 13 अक्टूबर यानी कि कल जो चिट्ठी पहुंची है, और उसके बाद जो विवाद शुरू हुआ है वो आप देख ही रहे थे। लगातार जो डिप्लोमेट्स है वो वापस भेजे जा रहे हैं। 13 अक्टूबर को हाई कमिश्नर संजय वर्मा अन्य डिप्लोमेट को संदिग्ध बताया। ये कनाडा की उस चिट्ठी में लिखा है कि जो भारतीय डिप्लोमेट है, भारत के जो एम्बेसडर है, जो राजनयिक हैं कनाडा में, संजय वर्मा, उनको संदिग्ध बताया उस चिट्ठी में। 14 अक्टूबर को भारत ने हाई कमिश्नर डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया, यानी कि संजय वर्मा के साथ साथ जो भारत के जो वहां पर डिप्लोमेट्स हैं, संजय वर्मा, उनके साथ जो टीम है उनको वापस बुला लिया। वो कब आएंगे ये भी तारीख निश्चित नहीं। लेकिन इसके साथ साथ भारत ने भी यहां के जो मुख्य डिप्लोमेट्स है कनाडा के, और उनके साथ साथ ये 18 सितंबर उनके साथ साथ जो 6 और राजनयिक हैं उनको 19 अक्टूबर तक
11:59 का समय अल्टीमेटम दे दिया है कि आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। तो यह एक पूरी टाइमलाइन है कनाडा और भारत के उस पूरी घटना को लेकर कि एक आतंकी का समर्थन कैसे एक देश कर सकता है। एक उस हरदीप सिंह निज्जर जो भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहा है, जो खालिस्तान की मांग करता रहा है, जो अलगाववाद की बात करता रहा है, उसके समर्थन में जस्टिन ट्रूडो कैसे खड़े नजर आते। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं, इसके बाद एक बड़ा विश्लेषण करेंगे। व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ेगा, एजुकेशन और इमिग्रेशन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि 18 लाख से ज्यादा भारतीय जो है कनाडा में रहते हैं और उसमें भी छात्रों की बड़ी भूमिका, यानी कि जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनकी बड़ी भूमिका। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। ये दो तस्वीर, पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी से जस्टिन ट्रूडो से आसियान में मुलाकात और दूसरी तस्वीर कनाडा से आई एक चिट्ठी। पहली तस्वीर को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने एक झूठ फैलाया और कहा कि पीएम मोदी से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लाओस में बात हुई और ये बात जस्टिन ट्रूडो ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कही। भारतीय दूतावास ने तुरंत कहा कि लाओस में पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात ही थी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बाद कनाडा सरकार ने एक चिट्ठी भेजी जिसमें आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय राजदूत संजय वर्मा और कुछ राजनयिकों पर लगा दिया। Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. जिसके बाद भारत ने कड़े तेवर दिखाते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और 19 अक्टूबर को रात 12 बजे तक भारत छोड़ने को कह दिया गया है। भारत ने फैसला खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ द इंटरेस्ट के रूप में जोड़ने के बाद लिया है और इन कनाडाई राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसमें मुख्य डिप्लोमेट्स स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, पैट्रिक हेबर्ट, मैरी कैथरीन जोली, रिलैन रॉस, डेविड टाइटस, एडम जेम्स, पाउल ओएजुएला, इन सभी राजनयिकों को भारत छोड़ने को कह दिया गया है। पर जस्टिन ट्रूडो के झूठ को भी देखते हैं कि आखिर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ट्रूडो ने क्या कुछ कब कब कहा है। पहला झूठ कि लाओस में पीएम मोदी से निज्जर पर चर्चा। जस्टिन ट्रूडो का दूसरा झूठ, आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ। जस्टिन ट्रूडो का तीसरा झूठ, आतंकी निज्जर मामले में भारत के राजनयिकों का हाथ। जस्टिन ट्रूडो का निज्जर प्रेम यूं ही नहीं है। कनाडा में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका असर कनाडा में भी पड़ रहा है। भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी के चलते ट्रूडो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। लेकिन कनाडा में चुनाव में निज्जर फैक्टर को भी देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 में कनाडा में चुनाव होने हैं। खालिस्तान समर्थकों का जस्टिन ट्रूडो का एक बड़ा वोट बैंक है। कनाडा की कुल आबादी 3 करोड़ 90 लाख है, जिसमें भारतीय मूल के लोग लगभग 18 लाख है। कनाडा की कुल आबादी का यानी कि 5%, जिसमें से सिख आबादी लगभग 8 लाख है। पिछले दिनों ही ट्रूडो सरकार में शामिल खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई थी और अब ये सारे झूठ और आरोप ट्रूडो अपनी वोट बैंक की सियासत को लेकर कर रहे हैं। तो झूठ और आरोपों के सहारे जस्टिन ट्रूडो चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर 2025 में वहां पर चुनाव होने और हम सभी जानते हैं कि जो खालिस्तान मांग करने वाले जो लोग हैं उनका एक बड़ा समर्थन जस्टिन ट्रूडो का, एनडीपी नेशनल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसके जो जगमीत सिंह है, इससे पहले जो खालिस्तान समर्थक माने जाते रहे हैं, इससे पहले जस्टिन ट्रूडो की सरकार को उन्होंने समर्थन दे रखा था। लेकिन कुछ महीने पहले कुछ विवाद के चलते उन्होंने उनका कहा जा सकता है जो सपोर्ट है वो हटा लेने के उसके बाद भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने समर्थन दे दिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनावी गणित है, लेकिन क्या किसी देश की एकता के साथ, क्या किसी देश की अखंडता के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जा सकता है? आतंकवादी किसी भी देश का हो, वो आतंकवादी है और आतंकवादी को पनाह देना, उसका संरक्षण देना अपने आप में एक बड़ा गुनाह बन जाता है। और शायद इसीलिए भारत ने करारा पलटवार किया है जस्टिन ट्रूडो की उस झूठ को लेकर, कनाडा की उस बेबुनियाद बातों को लेकर जो शुरुआत से 2023 से जब से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती तब से लेकर अब तक कनाडा कई बड़ी बातें अलग अलग तरीके से बातें कर चुका है कि सबूत पेश करिए, सबूत पेश करिए। आज तक एक भी सबूत जो है कनाडा
पेश नहीं कर पाया है भारत को कि भारत का ऐसे मामलों में हाथ। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा, उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में संजय गुप्ता जी हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। इसके साथ साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री मनोज कुमार अग्रवाल जी हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विदेशी मामलों के जानकार अमित निरंजन जी भी कानपुर से जुड़े। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत अब संजय जी आपसे करना चाहूंगा। भारत और कनाडा के रिश्तों की अगर हम बात करें तो हमें लगता है आजादी के बाद से भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ रहे, व्यापारिक रहे, और एक बड़ी आबादी भारत की कनाडा में रहती। कनाडा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वहां पर उसको मिनी पंजाब कहा जाता है। 18 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। इन रिश्तों की कड़वाहट का असर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? देखिए संतोष जी, तो जो कुछ हो रहा है तो सबसे पहली बात दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि देखिए जैसे आपने स्वयं कहा, जब से कनाडा इंडिया के रिलेशन स्टैब्लिश हुए हैं तब तक ठीक ठाक चल रहा था। माइनर इरिटेंट्स रहे, हालांकि 1974 में जब प्लूटोनियम, जब वो कनाडा भारत को देता था अपना जो न्यूक्लियर फ्यूल देता था, उस समय भी उसने एक 1974 में भारत ने पोखरण ब्लास्ट किया था। उस समय भी थोड़ा सा एक इरिटेंट डेवलप हुआ था, लेकिन इस प्रकार का इरिटेंट कभी भी नहीं डेवलप हुआ जो आज के संदर्भ में हो रहा है। अब हमें थोड़ा इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो साहब जब से कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं 2015 में, दिस इज द सेकेंड टर्म ही इज रनिंग इनटू। और ये जो पहला जो इनका टर्म था ये बड़ा लैक लेस्टर परफॉर्मेंस वाला रहा। जितना उम्मीदें थी उनकी सरकार से उतना हुआ नहीं। एक कारण ये उसका जो प्रमुख जो आजकल कुछ हो रहा है उसका एक कारण ये है कि देखिए इस समय हाउस ऑफ कॉमन्स में जो वहां की टोटल जो सीटें होती हैं लगभग 388 सीटें हैं, और 388 सीटों में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को 13 सीटें हैं वो कम है मेजॉरिटी के लिए। इसलिए उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके मुखिया हैं जगमीत सिंह धालीवाल, उनसे उन्होंने सपोर्ट लिया है। जगमीत सिंह धालीवाल 15 सदस्य हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। और इस समय अब देखिए जैसा आपने स्वयं मेंशन किया और ये फैक्ट है, अगले नवंबर में उनके यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ड्यू हैं। इस समय जितने भी रेटिंग्स आ रही हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जो रेटिंग्स आ रही हैं गवर्नमेंट के, उस रेटिंग ने इनकी स्थिति को दिखाया बहुत ही नाजुक है। ही इज नॉट एंजॉयिंग गुड रेपुटेशन अमंग द कैनेडियन पॉपुलेशन। और इस समय एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जहां इतना फ्रेजाइल इनका रेटिंग हो गई है, दूसरी तरफ यह है कि सरदारों को जो यानी सिख पॉपुलेशन, वो सिख पॉपुलेशन काफी डोमिनेंट है, खास तौर से ब्रिटिश कोलंबिया में, जहां पर उनकी अपनी सरकार है। केवल अपने एक ब्रिटिश कोलंबिया में सरकार है, लेकिन अन्य प्रांत जैसे अल्बर्टा है, जैसे ओंटारियो है, या मैनिटोबा है, या सैस्कैचुअन जो उनका एक प्रांत है, वहां पर जगमीत सिंह धालीवाल की जो पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, वो अपोजिशन की मेन पार्टी है। तो एक प्रकार से ट्रूडो की गवर्नमेंट बहुत हद तक इस पर आकर आधारित हो गई है, और एक तरीके से ये एक ब्लैकमेलिंग ही कहा जा सकता है, सामान्य भाषा में कहा जाए तो। एक प्रकार से वो उनकी गवर्नमेंट को चला रहे हैं जो जगमीत सिंह धालीवाल है। इट इज नॉट द सेम ट्रूडो हु केम टू पावर इन 2015 एज अ गुड पब्लिक लीडर। जब 2015 की अगर आप उनके इलेक्शन स्पीचेस को अगर आप देखिए, उस समय उन्होंने कहा था कि उनका सभी देशों के साथ अच्छा मित्रवत संबंध रहेगा। स्टीफन हार्पर जो कनाडा के इससे पहले के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंडिया और कनाडा के मित्रवत संबंध के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए और बहुत अच्छे से सरकारें चल रही थी, दोनों के बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन 2015 के बाद जैसे इनकी सरकार आती है और कुछ वर्ष बीतने के बाद, संजय जी मैं एक चीज आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि क्या एक आतंकी को संरक्षण करना, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर को हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से वो भारत के खिलाफ हमेशा आग उगलता रहा है, अलगाववाद की बात करता रहा है, खालिस्तान की मांग करता रहा है, भारत की एकता अखंडता। पंजाब में कई ऐसे अगर पुराने मामले, हम अभी उसकी टाइमलाइन भी दिखाएंगे, उसकी जो क्राइम कुंडली वो भी दिखाएंगे, कई बम ब्लास्ट में उसका नाम है। लेकिन क्या जस्टिन ट्रूडो को उसके समर्थन में खड़े हो जाना या फिर अपनी सरकार को बचाने को लेकर कहां तक जायज है? अमित जी, इस पूरी घटना को किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि 2020 में गृह मंत्रालय ने साफ तौर से हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया, 2023 में उसकी मौत हो जाती है। तब से लेकर अब तक कई घटनाक्रम, कई तरीके की भारत और कनाडा के रिश्तों में कहा जा सकता है कि खटास आती गई है। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को आप देख पा रहे हैं? सर, इसमें 3 मेन फैक्टर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला फैक्टर है वो है कि डोमिनेंसी। जब भी कहीं पर भी किसी भी एक समूह की डोमिनेंसी हो जाती है और उसका जैसे ही इंटरफियरेंस होने लगता है पॉलिटिकली, तो वहीं कई गवर्नमेंट के डिसीजंस कहीं ना कहीं वहां से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। दूसरा फैक्टर यह है कि कनाडा को पता है कि इंडिया
इंडिया वो इंडिया नहीं रहा है जो इंडिया अपने लिए डिफेंसिव नहीं हुआ करता था, बट यहाँ पर चूक हो गई ट्रूडो साहब से। उनको लगा कि इंडिया आज की डेट में भी अपने आप के स्टैंड को लेने में असमर्थ है, कहीं ना कहीं उसको फिर से यूएस पर डिपेंडेंसी करनी पड़ जाएगी। यूएस इनडायरेक्टली कनाडा के सपोर्ट में रहता है, वो डायरेक्ट तो नहीं आता लेकिन हाँ उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं रहता है। इसलिए यही एक रीजन था कि जब उस पीरियड में अमेरिकन गवर्नमेंट ने साफ कह दिया था कि कनाडा को अगर मेरी इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी इंटेलिजेंस कनाडा को सपोर्ट करने में बिल्कुल देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का स्टैंड सेटबैक नहीं हुआ। तीसरी बात आती है कि इकोनॉमी इंटरफेरेंस। कनाडा का इंडिया में इकोनॉमिक इंटरफेरेंस और इंडिया की जो एक्सपोर्ट जो सरप्लस है और जो एक्सपोर्ट क्वांटिटीज हैं वो कनाडा गवर्नमेंट के जो कनाडा कंट्री है वहां पर अगर जाने की बात करी जाए तो पहले और अब के में अगर ये चीज खत्म हो जाती है तो बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को ना इंडियन इकोनॉमी को। तो ये जो तीनों फैक्टर है, इन फैक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, द फर्स्ट वन इज कि डोमिनेंसी कैसे हो रही है। जब डोमिनेंसी उस ग्रुप की होती चली जा रही है तो वो डोमिनेंसी गवर्नमेंट के सपोर्टिव और डिफेंसिव एनालिसिस में के आइडियाज में आ जाती है। लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से, और मुझे नहीं लगता कि कनाडा के इस स्टेप से, ये स्टेप जो पूरा का पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि टेररिस्ट के सपोर्ट में आकर एक टाइम यूएस ने भी आखिर अगर देखा जाए तो जो भी उसके अफगानिस्तान में जो भी एक्ट्स चले थे पाकिस्तान के अगेंस्ट में टेररिज्म के लिए, उसके भी स्टेटमेंट्स आते रहते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, हम इकोनॉमी सपोर्ट कर सकते हैं बट टेररिज्म सपोर्ट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता है कि वर्ल्ड फोरम पर आकर अगर फेस टू फेस यूएस भी आता है तो उसको भी बैकफुट पर जाना पड़ेगा। इंडिया जानती है कि कनाडा में क्या हो रहा है और यही रीजन है कि इंडिया का जो स्टैंड है वो कनाडा से ज्यादा स्ट्रांग है और ये कनाडा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल कनाडा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एम के अग्रवाल जी, मतलब अग्रवाल जी कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि जब भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ रहे और बड़ी मात्रा में 10 बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत और कनाडा की बात करें, अगर ऐसे में भारत और सख्त रुख अपनाता है तो कितना प्रभाव देख पा रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि कनाडा की बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारत का एक बड़ा योगदान है। मनोज जी, जहां तक कनाडा की वर्तमान स्थिति की बात आ रही भारत के साथ लेकर के, जो इनके अब तक के व्यवहार रहा है, मुझे नहीं लगता कि एक परिपक्व राष्ट्र की एक परिपक्व लीडरशिप का ये व्यवहार हो सकता है। पहली चीज, अगर आप देखते हैं कि किसी कंट्री के द्वारा घोषित टेररिस्ट को आप अपने यहाँ का ऑनरेबल सिटीजन बनाते हैं और उसके ऊपर जो भी होता है बिना प्रमाण के, इतने बड़े राष्ट्र जिसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस किसी राष्ट्र को है तो भारत को है, तो उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे अभी संजय जी भी कह रहे थे कि वो पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड लीडरशिप का व्यवहार हो सकता है और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में वो अपने राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को भी नहीं देख पा रहे। दालों के मामले में जैसे देखते हैं तो भारत ने वहां से दाल का आयात कम कर दिया। हमारे यहां से जो 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स जाते हैं उनकी संख्या भी अब लगातार घट रही है। अब 22 में मैक्सिमम था, 23 से बढ़ा, लेकिन उसके बाद ये संख्या घट रही है क्योंकि वीजा को लेकर जिस प्रकार से पिछले वर्ष ऊहापोह हुआ, इसी प्रकार से जो कनाडा के साथ हमारे व्यापारिक संबंध होने चाहिए थे, जिस पर नेगोशिएशन शुरू हो गया था, वो रुक चुका है और उसका भारत से ज्यादा जो सर्वाधिक लाभ होता वो कनाडा की अर्थव्यवस्था को होता। आज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, कनाडा बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं आता। उसको देखते हुए भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वहां की कमजोर लीडरशिप, लैक ऑफ विजन जिसको कह सकते हैं, उस तरह की लीडरशिप और 18% वोट वाली एक जिसको कह सकते हैं वामपंथी एंटी इंडिया पार्टी चीन से प्रभावित मानते हैं कनाडा को? क्या चीन से प्रभावित मानते हैं कनाडा को? देते हुए दिखाई पड़ा। क्या चीन से भी प्रभावित मानते हैं कनाडा को? जी जी, क्योंकि ये जो मामला पूरा का पूरा है प्योर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो कि एक बनाना रिपब्लिक के पैटर्न पर हो सकता है, वो है। अगर हम ट्रूडेो की पार्टी को देखते हैं तो वोट शेयर में 21 में इनका वोट शेयर, जो सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, उससे इनका वोट शेयर भी कम है। सीटें जरूर ज्यादा इनको मिली लेकिन इनका वोट शेयर कम रहा है। तो ये सारी चीजें शो करता है कि कहीं ना कहीं पैनिक। और आप देखिए, इसी जगमीत सिंह की पार्टी ने
इन्हीं प्रधानमंत्री के साथ दुर्व्यवहार भी बीच बीच में किया है। और छोड़िए, उन्होंने वहां पर भारतीयों के प्रति जिस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ मिलकर, औरों के साथ मिलकर के भारत को नीचा दिखाने का काम किया है, वो कनाडा के अपने आर्थिक हितों के विपरीत जाता है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के साथ आज चीन भी ये नहीं सोचता है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर ले। तो ऐसे में यदि कनाडा कर रहा है तो मैं यही कह सकता हूं, एक वीक अर्थव्यवस्था की ओर ये बढ़ रहे हैं। दूसरा, एक कमजोर डेमोक्रेसी ये साबित हो रहा है। सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो वहां की तस्वीर उभर रही है उसमें निश्चित तौर पर टुडेो कहीं पर भी 25 के इलेक्शन में एज बनाते हुए नजर नहीं आता। बिल्कुल, मैं एक सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हरदीप सिंह निज्जर की हम टाइमलाइन देख लेते, क्राइम कुंडली देख लेते। और मेरा सवाल यह रहेगा मनोज जी आपसे कि जहां एक तरफ यूरोपीय देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं वो भारत से नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं, कनाडा जिस तरीके से दूरियां बढ़ा रहा है, क्या इसका खामियाजा कनाडा को भुगतना पड़ेगा अर्थव्यवस्था के रूप में, रोजगार के रूप में? और कई बड़ी कनाडा की 600 से ज्यादा कंपनियां, छोटी बड़ी कंपनियों को अगर मिला ले तो 600 से ज्यादा बड़ी कंपनियां भारत में है, अलग अलग राज्यों में काम कर रही है कनाडा की। तो आप समझ सकते हैं कि कनाडा और भारत के रिश्ते व्यापारिक, आर्थिक कितने मजबूत है। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की एक टाइमलाइन, क्राइम कुंडली देख लेते कि हरदीप सिंह निज्जर, जो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर है, वो क्या कुछ रहा है। 1995 में खालिस्तान टाइगर फोर्स का मेंबर बनता है। 1995 में ही पंजाब पुलिस ने निज्जर को गिरफ्तार किया। 1997 में देश छोड़कर यह कनाडा पहुंच जाता है और 1998 में कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन करता है। 1999 2000 के आसपास उसको वहां कनाडा की नागरिकता मिल जाती है। तो यह आतंक का सफर, हरदीप सिंह निज्जर के जो आतंक का सफर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत में अलगाववाद को लेकर, भारत में टकराव को लेकर, भारत की संप्रभुता को लेकर किस तरीके से ये आतंकी जो निज्जर है, जिसकी मौत 2023 में हो गई है, वो उसका संरक्षण, उसका समर्थन, उसको लेकर जस्टिन ट्रूडो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या कुछ कहते रहे हैं। 2007 में पंजाब के सिनेमाघरों में बम धमाके में निज्जर मुख्य आरोपी माना जाता है। जो जांच एजेंसियां हैं वो बताती है कि पंजाब के सिनेमाघरों में जब बम धमाके हुए तो उसके मुख्य आरोपी, जो मेन मास्टरमाइंड था, वो हरदीप सिंह निज्जर था। 2020 में गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकी घोषित कर दिया और 2022 में भगोड़ा घोषित और 10 लाख रुपए का इनाम भी उस पर रखा गया केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, कि निज्जर के ऊपर 2023 में 18 जून को गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी जाती है। अब सवाल यही है संजय जी, सवाल यही कि इतने बड़े आतंकी का समर्थन, संरक्षण सिर्फ कुछ वोटों के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, जिस तरीके से बेबुनियाद और झूठे आरोप भारत पर लगा रहे हैं, भारत के राजनयिकों पर लगा रहे हैं। संतोष जी, तो पराकाष्ठा हो गई। किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर ने कहा कि जिस तरह का काम कर रहे हैं ट्रूडो साहब, इट इज जुवेनाइल डिप्लोमेसी, यानी बच्चों की तरह से ये कूटनीति को खेल का तमाशा बना लिया है। जिस तरह से कहना नहीं चाहिए, एक सड़क छाप, एक आतंकवादी को आपने उठाकर अपने सरकार में इतना बड़ा आप सम्मान दे रहे हैं, इसका अंत उसी तरह से होगा जैसे हमारा एक पड़ोसी देश है जहां पर आतंकवाद की फैक्ट्री चलती है। आज वो देश कहां, हम कहां। उसी तरह से कनाडा का भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि जैसे आपने स्वयं कहा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आज लिबरल पार्टी के जो खुद के उनके सदस्य, देयर इज अ सिग्नेचर कैंपेन, दो दलों में बढ़ती जा रही है इनकी पार्टी, खुद दो दलों में बढ़ती आ रही है। सिग्नेचर कैंपेन इनके अगेंस्ट लॉन्च कर दिया गया है। बहुत रिसेंटली एक इनके यहाँ इलेक्शन हुआ था, एक किसी कोई सीट बाई इलेक्शन हुआ था, उस बाई इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर जीता था। करंट रेटिंग जो दिखा रही है, कंजर्वेटिव पार्टी इज लीडिंग, और ये पिछले 2-3 साल से ट्रेल कर रहे हैं। बौखलाहट है, ये बौखलाहट है बिल्कुल से, इनका फ्रस्ट्रेशन है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा क्या। और ये कई बार ये कहा गया कि देखिए, जब आप एक ठीक है, एक समुदाय है, एक वो ग्रुप है, लेकिन इतना बड़ा भारतीय समुदाय वहां पर है, जैसे आपने स्वयं कहा 20 लाख वहां पर भारतीय रह रहा है, इंडियन डायस्पोरा। उस इंडियन डायस्पोरा में ये जो इनकी संख्या है 8% है। आप समझ लीजिए जो नॉन सिख जो डायस्पोरा है वो इससे कहीं ज्यादा है। आज जस्टिन ट्रूडो के ऊपर यही चार्ज लग रहा है, क्या उनकी पार्टी, लिबरल पार्टी, केवल एक माइनॉरिटी ग्रुप के लिए काम कर रही है या पूरे समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम कर रही है। कई बार इसको इस बात की चेतावनी दी है उनकी पार्टी ने कि आप भारत के साथ संबंध सुधार लीजिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति हो रहा है, बन रही है। इस समय भारत का जो व्यापार पहुंच गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $700 बिलियन है। लेटेस्ट फिगर तो $705 बिलियन बता रही है। ऑलरेडी वी आर टचिंग द मार्क ऑफ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। इतनी
मजबूती से जो देश बढ़ आगे और जिससे आज पूरा पाश्चात्य देश, पूरे पश्चिम के देश, पूरे गैर पश्चिम देश से मित्रता करना चाहते हैं, उसको आप किस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक सुसाइडल स्टेप कहा जा रहा है लिबरल पार्टी के लिए। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द करेंट ट्रूडो गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आप समझ लीजिए कि कनाडा की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ 90 लाख, 4 करोड़ मान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अकेले राज्य की, यूपी की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि आबादी से, यहां की आबादी की बात करें, वहां की आबादी की बात करें, तो लगभग 6 गुने का अंतर है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर, और हिंदुस्तान की हम जब बात करते हैं तो एक बड़े लक्ष्य के साथ चल रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान है और इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन की तरह काम कर रहा है। और शायद इसीलिए दुनिया भर से लोग कह भी रहे हैं, दुनिया भर से देश भी कह रहे हैं कि जो कनाडा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अमित जी, जिस तरीके से भारत हर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर विरोध करता रहा है, आतंक के किसी भी रूप का विरोध करता रहा है, भारत हमेशा कहता रहा कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकते। ऐसे में कनाडा जैसे देश की हम बात करें, 18 लाख भारतीय हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था में उनका योगदान देते हैं, एजुकेशन में बड़ा योगदान देते हैं, बहुत कम से कम 1.5 से 2 लाख, हमें लगता है कि इससे ज्यादा 7 से 8 लाख जो विद्यार्थी होंगे वहां पर पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसे में कनाडा की तरफ से ऐसे बयान आना, एक आतंकवादी का समर्थन करना, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो उसकी जो रणनीति है, जो वो है, वो फेल है। सर, इसमें कनाडा का जो रूल है वो बिल्कुल साफ दिखाता है कि देखिए, सिंगल पर्सन, यहाँ पर ये कनाडा को, अगर मैं एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट भी रखूं, तो कनाडा एज अ कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले एक प्रेजेंट गवर्नमेंट के लीडर के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के बीच में अगर इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को हम स्पॉइल करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कैनेडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी, लीडर्स बदलते रहेंगे। अमित जी, आपकी आवाज कुछ, हमें लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद, इसीलिए आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। एम.के. अग्रवाल जी, एक तरफ हिंदुस्तान के साथ सब दुनिया के सभी देश जुड़ना चाहते हैं, यूरोपीय देशों की बात करें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे सभी देशों की बात करें, वहीं दूसरी तरफ कनाडा जैसे छोटे से देश की, जिसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत छोटी है, कितना सही मानते हैं कि भारत जैसे एक बड़ी शक्ति के साथ, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ ऐसे रिश्ते बनाना, ऐसे रिश्तों पर खटास डालना? मुझे लगता है कि कनाडा बहुत ही इमेच्योर स्टेप ले रहा है। और अगर हम आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिसाब से देखें तो क्वाड में बाइडेन साहब कहते हैं कि अगर मेरे न रहने पर इस क्वाड को मोदी जी आगे ले जाएंगे। क्वाड को आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से अभी आसियान की बैठक हुई, आसियान में जो भारत का वहां पर प्रभाव रहा, जो संबंध रहे, जो कभी चीन के अंतर्गत हुआ करता था, आज जिस प्रकार से पाकिस्तान में है, भारत आंख में आंख डाल करके पाकिस्तान को किनारे करके पाकिस्तान जाकर के अपने प्रभाव को दिखाता है चीन के सामने। तो मुझे लगता है कि शायद कनाडा बहुत ज्यादा वहां की लीडरशिप अपने छोटे से दायरे में सिमट करके रह गई, और वो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कहा जाएगा, लैक। और एक चीज और ये साबित करता है, आज दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और कनाडा उसका एक बड़ा जो है उदाहरण सामने आज आ रहा है। क्या इसकी नौबत आनी चाहिए थी कि वहां के हाई कमिश्नर को आप इंट्रोगेशन के लिए तलब करने की पहल शुरू करते? भारत के हाई कमिश्नर को आप सोचिए, जिस प्रकार से बातचीत शुरू हुई, ये कहीं ना कहीं भारत की अस्मिता, उसके अपने जो है तो अस्तित्व पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत मैच्योर डिसीजन था। अब इकोनॉमी की जहां तक बात आती है, भारत $4 ट्रिलियन के इर्द गिर्द है, और 2 साल के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, और चाइना ढलान की तरफ है, चाइना के साथ इनके संबंध है। अगर हम कनाडा की इकोनॉमी देखते हैं तो उनके यहाँ डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। उनकी जो अर्थव्यवस्था है नेचुरल रिसोर्स बेस्ड अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा उनके यहाँ इंटरप्राइजिंग कोई ऐसी चीज नहीं है। कृषि के मामले में अगर हम देखते हैं तो भारत की कृषि को ध्यान में रखकर उन्होंने दाल का उत्पादन बढ़ाया। यहाँ मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दालों का उत्पादन बहुत बढ़ा दिया। बिल्कुल, बफर स्टॉक की तरफ होता है कि अगर ट्रेड बैरियर होता है तो वहां से दालों का इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, और हो भी नहीं रहा है, बहुत कम हो गया है। तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? और जो ट्रेड एग्रीमेंट होना था, कॉमन ट्रेड एग्रीमेंट होना था, वो ट्रेड एग्रीमेंट खटाई में पड़ चुका है।
और उस ट्रेड एग्रीमेंट से जो 4 से 6 बिलियन डॉलर का जीडीपी का प्रभाव पड़ता, वो कनाडा के लिए बहुत बड़ी रकम होती। भारत के लिए उतनी बड़ी रकम आज के दिन नहीं है। तो कनाडा को सोचना चाहिए कि ठीक है, उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्शन है, उसको लड़ने के और भी तरीके हो सकते हैं। ये होता है डेमोक्रेसी में, जहां पर माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है वहां पर इस तरह की चुनौतियां आती है, मानता हूं। लेकिन इसको लेकर के एक स्थापित मित्र देश के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना, मुझे लगता है ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। इसकी कॉस्ट कनाडा को पे करनी पड़ेगी। भारत इसलिए चिंतित है कि भारत किसी भी एक छोटे से राष्ट्र से भी अपने संबंध नहीं खराब करना चाहता। आप ये देखते हैं तो जो तीसरी बार जब से मोदी जी आए हैं, हर छोटे राष्ट्र के साथ बिल्कुल बराबर का संबंध स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल आप देखते हैं शांति स्थापित करने की बात करते हैं, भले कि उनको यूनाइटेड नेशंस में भी परमानेंट सीट नहीं मिली है, उसके बावजूद अमेरिका जैसे देश कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच संबंध जो भी है तनाव वाले, उसको जो है शिथिल किया जाए, उसमें सहूलियत, तो उससे मोदी जी याद आते हैं। और कनाडा को मोदी जी में नजर आता है कि वो एंटी कनाडा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल, ये जो आरोप लग रहे हैं कि एंटी कनाडा, या फिर कहा जा सकता है कि कनाडा में जिस तरीके की माहौल बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं रिश्तों को प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं व्यापार को प्रभावित करेगा आने वाले दिनों में। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने भारत को लेकर विवादित बयान दिया। हमेशा की तरह जगमीत सिंह हमेशा भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। खालिस्तान समर्थक गुट है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसी खालिस्तान समर्थन के चलते जस्टिन ट्रूडो की सरकार भी चल रही थी अब से कुछ महीने पहले। कनाडा में सिखों में डर है, ट्रूडो सरकार पर राजनयिक प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है, और इसके साथ साथ भारत के कई संगठनों पर भी बैन लगाने की मांग की। आप समझ सकते हैं कि ये जगमीत सिंह जो है खालिस्तान की बात करते रहे, अलगाववाद की बात करते, भारत को तोड़ने की साजिश करते रहे, और एक बार फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से। संजय जी, किस तरीके से लेते हैं ये इस बड़े बयान को? संतोष जी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग। जिस तरह से उसने अब अपने उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है, जगमीत सिंह ने, वहां के प्रधानमंत्री, उसकी सरकार को, इतना दुखद है कुछ सोचा नहीं जा सकता। लेकिन आप देखिए, एक पार्टी के अंदर बहुत सारे चैनल्स भी होते हैं, जिसे कहते हैं एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है, एक पीस टॉक्स करने वाला होता है, निगोशिएशंस करने वाले होते हैं। इस समय लग रहा है कि जितने सेनर वॉइसेस हैं, यानी जितने जो कुछ सेंसिबल बात कर सकते हैं पार्टी में, वो सारे दरवाजे अपने आप क्लोज करते जा रहे हैं। आप देखिए, इस दुनिया में 193 देश हैं, भारत के लगभग हर देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। इवन जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके साथ भी हमारे रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत के साथ जिसके इतने पुराने संबंध थे, आज वहां डिप्लोमेसी खत्म हो रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूट रहे हैं। बात यह आ रही है कि कहीं एम्बेसी भी ना क्लोज डाउन कर लिया जाए। यानी अफगानिस्तान में भी हमारी सरकार ने एम्बेसी को क्लोज किया, लेकिन अभी तो स्केलेटन स्टाफ फिर भी है वहां पर। लेकिन यहां पर तो लगता है सिविलियन गवर्नमेंट काम कर रही है। अफगानिस्तान के हालात अलग, वहां के हालात अलग थे, लेकिन यहां पर अब प्योर एकदम ये दिख रहा है कि कैसे अगर टेररिस्ट के हाथ में अगर पॉलिटिकल पावर आ जाती है, किस तरह से उसका वो मिसयूज कर सकते हैं, किस तरीके से किसी देश का दूसरे देशों के साथ संबंध बिगाड़ सकते हैं। इसका क्लियर एग्जांपल यहां दिख रहा है। दूसरी बात देखिए संतोष जी, ये है कि जो खालिस्तान, सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट है, भारत में तो इसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। इवन पंजाब में भी कोई नहीं नाम लेने वाला है। एक आध छोटे मोटे ग्रुप्स होंगे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इवन अगर हम कनाडा में देखें, जो वहां पर लगभग 4 लाख जो वहां की पॉपुलेशन, जो 8 लाख पॉपुलेशन है सिखों की, वो पूरा जो सिख समुदाय है वो सब लोग खालिस्तान के सपोर्टर नहीं है। केवल उसका एक छोटा सा धड़ा, एक छोटा सा भाग है। जो मूल जो रूप से खालिस्तानी मूवमेंट चलाया जा रहा है वो इसी तरीके के डिस्कार्डेड पॉलिटिशियंस के द्वारा, जो अपनी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आप देखिए, हरजीत सिंह निज्जर का तो नाम है ही है। अभी पिछले साल 1-2 सालों के अंदर जो सिख फॉर जस्टिस वाला जो चला था, जो पंजाब के जितने वहां से जो धरना प्रदर्शन जा रहे थे, जो तथाकथित 3 काले कानून जो जिसके बारे में कहा जाता, उसमें इन्हीं लोगों का हाथ था। यही लोग फंडिंग भी कर रहे थे, और इसी वजह से भारत सरकार ने बार बार कहा कि ये देश का आंतरिक मामला है, आप वहां बैठकर क्यों वहां से आप पैसा भेज रहे हैं, क्यों उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। इट इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन नहीं समझ में आ रहा था। तो आज संतोष जी, दिक्कत ये हो गई है कि अभी तक तो देखिए बहुत कुछ चल रहा था, बार बार भारत सरकार डोजियर भेजती थी, ये टेररिस्ट आपके यहाँ के हैं जो हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं। 1984 में भी आप जानते हैं
कौन कौन लोग थे इन्वॉल्व थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। आज दिल्ली में जो सरकार है वो बदल चुकी है, पिछले 10 सालों से सरकार बदल चुकी है और संभवतः वो यही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि कैसे ये लोग अब हमको चैलेंज करने लगे, हम क्यों नहीं, ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। तो सारी समस्या यहीं पर है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल विल जो होता है, राजनीतिक जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो दो देशों के रिश्तों को और मजबूत करती है। एम.के. अग्रवाल जी, क्या कनाडा अगर ऐसे ही बयानबाजी करता रहा, ऐसे ही आतंकवाद का समर्थन करता रहा, ऐसे ही आतंकियों को संरक्षण देता रहा, तो अलग थलग पड़ जाएगा? मनोज जी, आपने म्यूट कर रखा है। कनाडा आज के इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं लगता बहुत प्रभावशाली देश है, खासतौर पर जिस प्रकार की रणनीतियां दिखाई पड़ रही, अन्य देश भी इसको देख रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि जहां पर क्वाड जैसे समिट में भारत की भूमिका सबसे बड़ी उभर के आ रही है। आसियान में अगर हम देखते हैं, रूस उक्रेन के बीच से तनाव के बीच देखते हैं, मिडिल ईस्ट के तनाव में भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हैं, और भारत जो हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है, और भारत ने पहले से इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। अभी एक नहीं, वहां पर बहुत सी बड़ी लिस्ट है जो टेररिस्ट वहां पर है। उस पर अभी जो है वहां का शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक मित्र राष्ट्र के नाते ये आवश्यक हो जाता है कि कम से कम जो ओपनली सरकार के द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट उनको मेन स्ट्रीम में ना रखा जाए। क्या वहां पर इतनी जो है गिरावट आ चुकी है, वहां की पॉलिटिक्स में इतनी गिरावट आ चुकी है कि एक छोटा सा वर्ग, समुदाय नहीं, क्योंकि समुदाय वहां पर इसमें नहीं शामिल है, उसका एक वर्ग जो पाकिस्तान से प्रभावित है, पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा बहुत छोटा सा वर्ग, वो पॉलिटिकल अपने दंड फंद के तौर पर वो पॉलिटिकली अपने को आगे स्थापित कर ले गया है। उसके दुष्प्रभाव में क्या कनाडा की लीडरशिप अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को, अपने राष्ट्र की प्रगति को इस तरह से चूर चूर करेगी? समस्या यहां पर ये आ रही है। ये कनाडा के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत नहीं चाहता है कि जिसके साथ हमेशा से संबंध अच्छे रहे, वहां पर इस प्रकार से अचानक ये नौबत आए। क्या वजह थी कि उन्होंने, उनके पास अगर सबूत था तो भारत सरकार को क्यों नहीं सौंपे? बिल्कुल। और आप देखिए कि अब वो बात कर रहे हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं इस एपिसोड के बाद, यानी कि आप अपने को खुद एक कमजोर स्थिति में रख करके दूसरे राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, जबकि भारत से बात करते तो शायद समाधान निकल जाता। तो मुझे यही लगता है कि कनाडा में इस समय लीडरशिप क्राइसिस बहुत जबरदस्त है, कोई पहल लेने वाला नहीं है, और इनकी जो हार सामने नजर आ रही है करंट प्राइम मिनिस्टर की, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं भयातीत है, और उसी के कारण इनके जो स्टेप्स हैं बहुत रैशनल स्टेप्स नहीं। ठीक है अमित जी, जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं कि एक लीडरशिप जो क्राइसिस है, जो नेतृत्व संकट है, वो कनाडा में साफ दिख रहा है। एक पपेट बनकर रह गया जस्टिन ट्रूडो, कुछ पार्टियों का कहा जा सकता है कि वोट पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं। क्या इसका असर आने वाले दिनों में जरूर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से वो आतंक का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से आतंकी संरक्षण दे रहे हैं, निज्जर को लेकर हो, जगजीत को लेकर हो, क्या आपको लगता है इसका असर आने वाले दिनों में जरूर पड़ेगा कनाडा और कनाडा की अर्थव्यवस्था पर, कनाडा के रिश्तों पर? बिल्कुल सर, कनाडा पर इसका असर पड़ने वाला ही है। इंडियन इकोनॉमी में कभी भी आने वाले वक्त में जिस तरीके से हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिस तरीके से हम 5 ट्रिलियन के अपने ड्रीम को पूरा करने वाले हैं, हमें नहीं लगता है कि कैनेडियन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उनके अगर कोई भी चीज हमारे बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस अगर डिस्टर्ब होते हैं तो इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इनफैक्ट कनाडा को ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा एक लाइक रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं इनकी इकोनॉमी में। जब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही वहां पर जब इजी गोइंग नहीं होगा, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर उनके लिए जो भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर जब एक तरीके से जो आपका इन्फ्लो ब्लॉक होगा तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी पर असर आएगा। अगर हम एक बात ये मान भी लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर कनाडा से हमारे रिलेशन जीरो हो जाते हैं तो क्या इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। अगर हम $10 बिलियन के एक्सपोर्ट को हटा देते हैं, जो कि आज की डेट में इंडिया और कनाडा के बीच में कुछ मेजर 9 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें फार्मास्यूटिकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, लगभग $280 मिलियन का। अगर हम उस पॉइंट को भी हटा देते तो उसके अलावा भी इंडिया पर क्या फर्क पड़ने वाला है? इंडिया को ग्लोबल मार्केट की नजर से सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज देखते हैं, और इंडिया अगर ग्लोबल मार्केट की श्रेणी में आता है
क्योंकि यहाँ का कंज्यूमर वर्जन बहुत बड़ा है। और यही रीजन होता है कि सारी की सारी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज के जो ऑफिसेज है, उनका जो मेन बिजनेस अपलिफ्टमेंट होते हैं, उनके एक्सपेंशंस होते हैं, वो इंडिया को कंसीडर करके होते हैं। दैट्स द ओनली रीजन कि हम लोग थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी की कैटेगरी में आकर स्टैंड होते हैं। अगर ऐसा होता है तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो होने वाला है इंडिया का तो होगा, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा कनाडा का होगा। बिल्कुल अमित जी, मैं आपके पास हूँ। और मनोज जी, अर्थव्यवस्था की लगातार हम बात करें, एक बार कुछ आंकड़े देख लेते कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार कितना बड़ा होता है, किन किन चीजों का आयात होता है, निर्यात होता है, और 10वां बड़ा साझीदार कह सकते हैं, भागीदार कह सकते हैं जब हम व्यापार की बात करते हैं। और शायद कनाडा की इसीलिए किरकिरी हो रही कि भारत जैसे बड़े देश से अगर आप रिश्ते बिगाड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में आप अलग थलग से नजर आते हैं, क्योंकि वो भी आतंकवाद जैसे मामले पे, क्योंकि आतंकी संरक्षण जैसे मामले पे 10वां बड़ा व्यापारिक भागीदार आप देख सकते हैं। व्यापार की बात करें तो लगभग 10 बिलियन डॉलर, लगभग 10 से ज्यादा बिलियन डॉलर का जो है भारत और कनाडा के बीच व्यापार होता है। निर्यात लगभग 6.40 बिलियन डॉलर, आयात लगभग 4.10 बिलियन डॉलर। कनाडाई कंपनियां भारत में 600, छोटी बड़ी कंपनियों को अगर हम मिला दें तो 600 से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार कर रही हैं। और अगर ऐसे में भारत और कनाडा के रिश्ते प्रभावित होते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव व्यापार के साथ साथ इन 600 कंपनियों में पड़ेगा जिसमें कनाडा के लोग काम कर रहे होंगे, कनाडा के बड़ा यूथ जो है, युवा जो है वो काम कर रहा होगा। संजय जी, कितने भारतीय छात्र? लगभग 2,30,000 भारतीय छात्र इस समय कनाडा में है, जो सबसे मुफीद माना जाता है। और दुनिया के सभी देशों के अगर हम जोड़ ले तो कनाडा ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय, 18 लाख से अधिक भारतीय, कुल आबादी का 5% है। कनाडा की कुल आबादी 3 करोड़ 90 लाख, उसका 5% जो है वो भारतीय हैं। विदेशी छात्रों का कनाडा में सबसे बड़ा स्रोत है। वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है अगर रिश्ते और खराब हुए। कनाडा और भारत दोनों वीजा में सख्ती कर सकते हैं और कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। संजय जी, कहां समझदारी देखते हैं कनाडा की, हम जब कूटनीति की बात करते हैं, रणनीति की बात करते हैं, जहां एक तरफ भारत जो है हर छोटे बड़े देशों से रिश्ते और मजबूत कर रहा है, वहीं कनाडा की अपनी एक अलग कहानी है। देखिए संतोष जी, मेरा तो मानना है जब डिप्लोमेसी काम करना बंद हो जाती है तो दोनों देशों के रिश्ते भी लगभग समाप्ति की ओर आ जाते हैं। डिप्लोमेसी इज द लास्ट ऑप्शन बिटवीन टू कंट्रीज और बिटवीन सेवरल कंट्रीज। और इसीलिए डिप्लोमेसी कहा गया है कि जहां पर युद्ध से काम नहीं चल पाता है या युद्ध हो रहा है तो उसको रुकवाने में कूटनीति काम करती है, राजनयिक गतिविधियां काम करती है। लेकिन जिस तरह से 6 लोग यहाँ वहाँ से दोनों एक्सपेल किए जा रहे हैं, तो चाहे वो इमिग्रेशन का मुद्दा हो चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, दोनों में बहुत ही संशय की स्थिति बन गई है, भ्रम की स्थिति बन गई है। कितना अब उनका क्या, अब देखिए यहाँ पर भी एक प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से ट्रूडो गवर्नमेंट का की जो नेचर है, उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिए कि वो सिख्स को ज्यादा प्रमोट करेंगे, सिख्स को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो नॉन सिख जो होंगे, जो इंडियन डायस्पोरा होगा, उसके लिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए खासतौर से देखिए पूरे कनाडा भर में गो बैक हिंदूज के नारे लग रहे हैं। जिस तरह से संजय वर्मा और जितने भी इंडियन जो टॉप जैसे काउंसिल जनरल के विरुद्ध किल द इंडियन डिप्लोमेट्स का पूरे कनाडा भर में पूरे पोस्टर्स लग गए हैं। जिस तरह से टोरंटो और वैंकूवर में अभी कुछ महीने पहले जब वो झांकी निकल रही थी उनके यहाँ, तो उसमें मिसेस इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था उसका असैसिनेशन टैब्लो में डिपिक्ट किया गया था और 2 आतंकवादी उनको गोली मार रहे थे। यानी और उसके ऊपर किस तरह से उसको नेशनल मीडिया में उछाला गया था, जिसे कहते हैं सैडिस्टिक मेंटालिटी। इस सैडिज्म के साथ, इस नेगेटिव अप्रोच के साथ, तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ये प्रमोट एजुकेशन चल पाएगी। जब तक स्थिति नॉर्मलाइज नहीं होंगी तब तक ये कह पाना कि एजुकेशन के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं बहुत चल रहे हैं, अब जो भी जाएगा वहां एक बार सोचेगा जरूर। बिल्कुल, जो भी जाएगा सोचेगा जरूर। सुरक्षा को लेकर 2 चीजों में बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ेगा आने वाले दिनों में अगर रिश्ते खत्म होते हैं। एक एजुकेशन, 2,30,000 से ज्यादा जो भारतीय विद्यार्थी हैं, छात्र हैं वहां पर है, और दूसरा इमिग्रेशन। लगभग 2022 के आंकड़ों की बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा वीजा जो है अप्रूव किए गए और उसमें से 1,70,000 जो वीजा है अकेले पंजाब के। और इसीलिए कनाडा के कई क्षेत्रों को मिनी पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर भारतीय ही ज्यादा रहते हैं। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मामला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मामला है। और कनाडा की ने जिस तरीके से आतंकवाद का समर्थन किया, आतंकी का समर्थन किया है, उसको लेकर हम सुनते क्या कुछ कहा है। The past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset,
frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business, and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action and to never hesitate in doing what is necessary to protect Canadians. That is precisely what we are doing today. तो भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर दुनिया भर में कनाडा की किरकिरी हो रही, क्योंकि भारत कनाडा की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। मनोज कुमार अग्रवाल जी किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ते ही जा रहे हैं। राजनयिक अभी वापस आए हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में और बड़े एक्शन और बड़े कहा जा सकता है कि सख्त रवैया अपनाया जा सकता है भारत की तरफ से? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक रिलेशंस आज जो है डैमेज हुए हैं, खास तौर पर दोनों तरफ से हाई कमिश्नर्स को रिकॉल करना, भारत ने एक्सपेल किया और वहां से वापस बुलाया, तो ये आप समझ सकते हैं कोई छोटा कदम नहीं है। और टॉप के 6 जो वहां पर डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनको वापस बुलाना, ठीक है, अभी हमारे वहां पर हाई कमीशन नहीं बंद हो रहा है, लेकिन अब वहां डिसीजन मेकिंग प्रभावित होगा। वहां पर जो हमारे डिप्लोमेटिक मूवमेंट है वो प्रभावित होंगे। इन्वेस्टमेंट, जो भारत में आज इन्वेस्टमेंट की प्रबल संभावना बढ़ रही है, भारत बार बार कह रहा है कि हमारे विकास में हम चाहते विश्व का हर देश पार्टनर बने, उसमें सहयोगी बने, उससे लाभान्वित हो। वो छोटे छोटे देशों, कंबोडिया, लाओस तक से वो कह रहा है कि हमारे यहाँ आप पार्टनर बनिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कनाडा ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न कर रहा है कि जो यहाँ पर लाभ ले सकता था। ट्रेड रिलेशनशिप यदि हम देखते हैं तो कनाडा के विपरीत जा रहा है, और यदि यहां से विद्यार्थी जाना कम हो जाते हैं तो वहां पर ट्रेड का ही नुकसान नहीं होगा संतोष जी, वहां के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ताला लगने की नौबत आ सकती है, जो कि कनाडा के लिए दीर्घकालीन नुकसान होगा। आज ऐसी स्थिति में जब भारत चाह रहा है कि विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में आए और क्वालिटी एजुकेशन और भारत के रीति नीति के साथ काम करके अपना निवेश करें, ऐसे में वो अपने यहाँ कभी अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये बहुत अच्छी रणनीति उनके लिए नहीं। कृषि में जो थोड़ा सा उठान आ रहा था उनके यहाँ, वो भारत की वजह से आ रहा था, क्योंकि भारत बड़ा देश। तो मैं वही कह रहा था, कृषि में उनके यहाँ पतन की स्थिति आगे बढ़ते उसके पहले गिरावट आ गई। अभी तक तो ट्रेड की वजह से नहीं, अभी ये हुआ कि भारत ने स्वयं उत्पादन, यदि मान लीजिए उनके ट्रेड को रोक के आसपास के और कंट्रीज से इंपोर्ट करता है भारत, ये कनाडा के लिए दीर्घकालीन नुकसान होगा। बिल्कुल। और जहां तक ये बात रही, मुझे नहीं लगता कि भारत जो कंपनियां हैं उनको कहीं पर डिस्टेबलाइज होने देगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब एक टेम्पो खराब होता है, मूड खराब होता है, तो उनका भी लगता है कि यहां पर बहुत ज्यादा रह करके क्या करें। तो एक जो जिसको कहते हैं ना, विश्वास का वातावरण जब टूटता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी व्यापार। और शायद जो भरोसे की बात, आपने विश्वास की बात की, भरोसे की बात की, इसीलिए आजादी के बाद से भारत और कनाडा के रिश्ते हमेशा ज्यादातर से अगर थोड़ा बड़ा छोड़ दिया जाए तो मजबूत ही रहे, क्योंकि एक भरोसा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में या पिछले 2023 के बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, भारत और कनाडा के रिश्तों में जो कड़वाहट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अमित जी, एक लास्ट कमेंट, ये कड़वाहट क्या बड़ा नुकसान लाएगी, खासतौर से हम कनाडा के परिप्रेक्ष्य में बात करें? 600 से ज्यादा कंपनियां हैं और भारत कनाडा के रिश्ते हैं, भारतीय विद्यार्थी भी वहां पर है। बिल्कुल सर, ये कनाडा को ही डैमेज करेगी, इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ना है। और मैं बड़े पॉजिटिव नोट में कहता हूं कि इंडिया एक वो कंट्री है जो अपने लिए अपने प्रोडक्टिव यूज निकालना जानता है। जो ट्रूडो कर रहे हैं आज, उनकी गवर्नमेंट, उनको पता है कि आने वाले टाइम में उनकी गवर्नमेंट को क्या नुकसान होने वाला है। उनकी डिपेंडेंसी अगर बढ़ती चली गई तो उस डिपेंडेंसी का नुकसान उनको अपने इंटरनल पॉलिसीज एंड प्लान्स में होने वाला है। इंडिया के लिए कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। अगर हम एक बात छोटी सी देखें कि अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कोई जगह बंद होती है, फॉर एग्जांपल अगर यूक्रेन में कोई प्रॉब्लम आई या रशिया में कोई प्रॉब्लम आई, तो क्या इंडियन स्टूडेंट्स ने अपनी एजुकेशन रोक दी? बिल्कुल नहीं। उनके लिए और ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो अपने उन ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है।
उसी तरीके से अगर कनाडा में अगर ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई है, तो अगर इंडियन स्टूडेंट्स ने वहां पर जाना बंद कर दिया तो नुकसान कनाडा को है, उनकी इकोनॉमी को है। बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, मैं मानता हूं कि $10.50 बिलियन एक बड़ा फिगर है। बिल्कुल सही कहा कि उसके अलावा बहुत भी ज्यादा अगर- असर भारत पे पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारत एक बड़ी जैसे भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरीके से विदेश नीति है, जिस तरीके से हर छोटे बड़े देश को साथ लेकर चलने की जो पद्धति है, जो परंपरा है, उसको जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा आने वाले दिनों में भारत इसीलिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के रूप में है। आज समय इतना ही है। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। मनोज कुमार अग्रवाल जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर डालते हैं, वो है SCO। भारतीय विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां पर SCO के यानी शंघाई सहयोग संगठन की एक बड़ी बैठक 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली। वो तस्वीरें आप पहले देखिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विदेश मंत्री जो एस जयशंकर वहां पर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। और ये जो शंघाई सहयोग संगठन 8 देशों का एक बड़ा समूह है। बड़ा समूह इसलिए कि रूस और चीन जैसे जो यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं वो भी इसके सदस्य हैं। 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश भी इस शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन है। और इसीलिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 9 साल बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान की सरजमी में पहुंचा है। इससे पहले हमें याद आ रहा है कि सुषमा स्वराज जी गई थी 2015 के आसपास पाकिस्तान। उसके बाद अब कोई भारतीय विदेश मंत्री वहां पर पहुंचा है, और इसीलिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और SCO का भी अपना एक बड़ा महत्व है, क्योंकि लगभग 40% दुनिया भर की आबादी इन्हीं 8 देशों में रहती है। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज बस इतना ही। कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।